के शर्मा आप बोलने को तैयार हुए हैं, बोलिए के शर्मा, 300 सीटें कैसे लाएंगे? आम आदमी पार्टी साथ रहे ना रहे, संजय जी का विश्लेषण ये कहता है कि अगर सारे मिलकर लड़िए 245 पे आ सकते हैं। देखिए, मैं मानक जी 3-4 विपक्ष में मेरे बोले हैं, बहुत सारी बातें बोली गई है, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। देखिए, मैं कोई तोता छाप भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। भाजपा रुक जाएगी, भाजपा को हरा देंगे, भाजपा ये अब उसका समय खत्म हो गया, मोदी जी का मैजिक खत्म, ये सारी ये भविष्यवक्ता वाला काम मेरे पास नहीं। मैं तो जो वर्तमान है वो बताता हूं। देखिए, 2 दिनों से 2 दृश्य देख रहे हैं देश की जनता पिछले 3 दिनों से। एक दृश्य ये देख रहा है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि विश्व के आज सबसे लोकप्रिय नेता है, उनको देश की बड़ी बड़ी विश्व की महाशक्तियां जो हैं पलक पावड़े बिछा के उनका सम्मान कर रही हैं, और उनके द्वारा 140 करोड़ जनता का सम्मान हो रहा है। और यही नहीं, लोग जो है उनसे आशा और अपेक्षा कर रहे हैं, पूरा विश्व अपेक्षा कर रहा है, और भारत की एक जनता इससे जो है प्रसन्न है, और अपने नेतृत्व मोदी जी के प्रति जो है उनका जन समर्थन किस रूप से आगे भी बढ़ रहा है। एक दृश्य ये है। एक दृश्य ये है जो 3 दिन से देख रहे हैं लोग कि मोदी जी के नफरत, मोदी जी के प्रति जो नफरत है, जो विरोध है, उसके लिए हताश, निराश, बौखलाए हुए दल एक कमरे में बैठकर एक वहां पर योजना बना रहे हैं कि जो किस तरह इनको हराया जाए, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि किसी दल में की आज हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी को अकेले हरा सके या बीजेपी को अकेले हरा सके। तो ये 12-15 वहां पर बैठ के मोदी विरोधी, जो कि सारे अवसरवादी, वंशवादी और भ्रष्टाचारी हैं, वो सब वहां पर इकट्ठे जमावड़ा बना के बैठे हैं कि कैसे इसको। तो ये 140 करोड़ जनता इस दृश्य को भी देख रही है। अब रही बात कल की बैठक की। कल की बैठक की जो है विपक्ष की, मानक जी, मैं उसे एक टाइटैनिक जहाज मानता हूं। टाइटैनिक जहाज इसलिए कहता हूं क्योंकि शिवानंद जी वहां आज अपना बयान दिए हैं। उन्होंने खैर आम आदमी पार्टी को औकात बता दी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई नोटिस भी नहीं लिया और उनकी औकात भी नहीं है केजरीवाल की। लेकिन शिवानंद जी ने कहा कि वहां एक महफिल थी और महफिल लूट लिया लालू जी ने। अब वहां कोई नफरत की दुकान खोल के बैठा था, कोई मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा था, कोई प्यार की बात कर रहा था, वहां प्यार भी था, तकरार भी था, इकरार भी था, इंतजार भी था, और कुछ लोगों का बहिष्कार भी था वहां पर। वो बहिष्कार भी आपने देखा वहां पर। लेकिन वही बीच में क्या था, दूल्हा बनने की इच्छा सब में थी, लेकिन एक व्यक्ति को दूल्हा शादी कराने और दूल्हा बनाने का वहां पर तैयारी चल रही थी। बाराती भी तैयार हो गए। कुल मिला के ये था कि राहुल गांधी को दूल्हा कैसे बनाया जाए, उसको दूल्हा मतलब उनकी शादी कैसे करवाया जाए। पूरी मीटिंग का यदि आप देखें, जैसा आपने अपने शुरुआत में कहा कि कोई ठोस नहीं था उसमें, सिर्फ निकल कर ये आया कि राहुल गांधी की शादी कैसे हो जाए। भरपूर नौटंकी वहां पर देखने को मिला देश की जनता की। शक्ति जी बड़ी बड़ी बातें यहां भी कर रहे थे। शक्ति जी, मैं केवल इतना सा बता दूं कि आज आपके पास लोकसभा में 1 सीट भी नहीं है। बिहार की जनता ने आपके राजनीतिक अस्तित्व को लोकसभा में ताबूत में बंद कर दिया। 1 सीट नहीं जीता आपने 2019 की चुनाव में। ये आपकी हालत है। बाकी ऊंची ऊंची बातें करना अलग बात। लेकिन मानक जी, के शर्मा, जहाज का क्या हुआ? अगर सारे एक साथ मिलकर लड़े तब क्या होगा? 300 कैसे आएंगी? गुणा भाग तो आपने भी किया होगा, आप भी काफी करते हैं। सर, मैं मानक जी, संजय जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन आप इस पर भी विचार कीजिए। मैं भविष्य की बात नहीं करता हूं, मैं पहले कहता हूं, मैं तो आज जो वर्तमान है उस पर बात करता हूं कि सब कुछ के बाद आप जो रिपीट कर दिए होता है और जो चुनाव मिलेगा। आपने एक उदाहरण भी दिया उत्तर प्रदेश का, यही टेक्निक था ना। बसपा और सपा यदि मिल गई तो भाजपा को 10 सीट से नीचे ला देंगे, और यही तो सारे लोग कहते थे बैठ के वहां पर। जब वहां यूपी के 2 छोरे मिले थे, राहुल गांधी और अखिलेश, तब भी तो यही हुआ था ना। लेकिन देश की जनता जानती है कि ये अपॉर्चुनिस्ट लोग जब मिलेंगे और जब इस तरह से अवसरवादी और भ्रष्टाचारी मिलेंगे तो उनका जवाब किस ढंग से दिया जाए। आम आदमी पार्टी अभी बहुत कुछ यहां पर गा रही थी। आपका भी प्रतिनिधित्व अभी आया है उपचुनाव में एक, तो ऊंची ऊंची बातें करने से पहले कम से कम विचार कर लीजिए। ओके, सांसद आज चुन के आप क्या है यहाँ पर। ओके, गुरदीप सप्पल, आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे थे गुरदीप? मानक जी, बता दूं कि ये सब मिल जाए, कांग्रेस भी मिल जाए, फिर भी अध्यादेश पारित हो जाएगा।
ओके, गुरदीप सप्पल, गुरदीप बोलिए। मानक जी, दो बातें कहनी है। एक तो ये कि पूरे प्रोग्राम में जो सेंटीमेंट दिखाए गए भाषा में, सवालों में, वो उन लोगों के हैं जो ये देख रहे हैं कि इससे क्या निकला। लेकिन इस देश की आधी से ज़्यादा जनता है आज जो बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त है। और आप अगर अपने रिपोर्टर भेज के देश में कहीं भी भेजिए, वो लोग, वो वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, कल उसकी एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। कोई वोटर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो बीजेपी के खिलाफ है और जिसको कल एक सहारा ना मिला हो कि इस देश के अंदर वो तमाम पार्टीज़ जो बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, वो इकट्ठे आकर उन्होंने एक संदेश दिया है और ये उम्मीद जगाई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है इस देश के अंदर जो कल हुआ है। दूसरी बात जो रीना जी ने बात बोली, प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की क्या है कि वो सोचते हैं वो जो बोलते हैं वही सच है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का संसद के अंदर रिश्ता नया नहीं है। मानक जी, आप भी जानते हो, हर सत्र के अंदर हर रोज़ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता हैं प्रतिपक्ष के, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके कमरे में सारी पार्टीज़ की मीटिंग होती है। आम आदमी पार्टी हर मीटिंग में मौजूद होती है और मिलकर हर बार फैसले लिए जाते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई आम आदमी पार्टी के लिए कि ये फैसला पहले करिए, मतलब पहले मेरी शर्त मानिए तब मैं आपके साथ आऊँगा। हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं जो पिछले कई साल से अपनाई जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा है। और जितनी फेडरलिज्म की बात की गई अभी कि फेडरल क्वेश्चन पहले कीजिए, अगर मान लीजिए कर्नाटक की हमारी सरकार है, उसने 10 किलो अनाज फ्री देने का वायदा किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाज देने से मना कर दिया, फेडरल इशू है। हिमाचल में सरकार है हमारी, हमने वहाँ पे गारंटीज पूरी करनी है, केंद्र सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया काट लिया पिछले हफ्ते, वो भी तो फेडरल इशू है। तमिलनाडु में भी डीएमके की और सरकार है हमारी समर्थित, वहाँ पे एक्साइज मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया एक फर्जी केस के अंदर, वो भी फेडरल इशू है। अगर सारी पार्टियां अपने फेडरल इश्यूज को कल पहले डिस्कस करने लगती तो मोदी जी के खिलाफ जो प्लानिंग होनी है उसका डिस्कशन कब होता। इन इश्यूज के लिए अलग प्लेटफॉर्म है मानक जी, आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा, और अपने अपने स्टेट के इश्यूज के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। यही कल उमर अब्दुल्ला बोले, यही आम आदमी पार्टी थी जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, तब ये मोदी सरकार के साथ खड़े थे। जब किसान कानून पास हुए शुरू में तो इन्होंने समर्थन भी किया और अपने स्टेट में उसका अनुमोदन भी किया। ये तब फेडरल इशू नहीं दे रही हैं आपका। आज इन्हें मोदी को हराने से ज्यादा अपना फेडरल इशू दिखाई दे रहा है। रीना जवाब दे रही हैं। सवाल ये है कि हर एक पार्टी, चाहे वो ममता बनर्जी जी की सरकार हो, चाहे वो डीएमके की सरकार हो, चाहे वो सीपीएम की सरकार हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, चाहे हमारी सरकारें हो, सब केंद्र से जूझ रही हैं। सबके साथ केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है। रीना की बारी है, रीना बोलिए। अपनी बात करते रीना गुप्ता, तो विपक्षी की एकता की यात्रा शुरू ही नहीं होती। रीना बोलिए। सप्पल जी, हमने तो आपसे पहले ही चिट्ठी मिलके समय मांगा था, ये इशू वहां पे डिस्कस ही नहीं होता अगर आपने अपना स्टैंड आप कांग्रेस पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया होता। पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अभी कर्नाटका में आपके पास अनाज नहीं है। हमने छोटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमने कहा कि पंजाब से हम आपको अनाज देंगे। तो अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें ये छोटी छोटी बातें भूलनी पड़ेंगी और फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि हम लोग इकट्ठे ना हो और फिर वो ही चलता रहे मोदी वर्सेस हु और वो जीत जाएं। हमें उनके षड्यंत्र से ऊपर उठना पड़ेगा और वहां पे कांग्रेस पार्टी को भी अपनी स्टेट यूनिट्स की जो स्टेट यूनिट्स कह रही हैं उस बात से ऊपर उठ के, अगर हम कह रहे हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और ये अगर आप पहले क्लियर कर दिए होते तो ये पटना में बात ही ना होती। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मानक जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इस समय पूरा देश त्रस्त है। जो 22 करोड़ लोगों ने आपको पिछली बार वोट दिया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गृहिणी हो, हर इंसान परेशान है। हर इंसान वेट कर रहा है कि कब ये फोटो जीवी जुमला जीवी सरकार जो है इस देश से बाहर जाए और हमें अपनी रोज की रोजी रोटी मिले।
80 करोड़ लोग भारत के इस समय फ्री राशन पे निर्भर इसलिए हैं क्योंकि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। ओके, और के शर्मा क्विक रिस्पांस, उसके बाद संजय जी के पास जा रहा हूं एक कमेंट के लिए। के शर्मा बोलिए। नहीं, मुझे आश्चर्य है, अभी गुरदीप सप्पल जी इतनी बातें कर रहे थे, इनके ही प्रतिपक्ष के नेता हैं मानक जी, अधीर रंजन चौधरी जी, आज ही उनका बयान आया है इसको लेके, जो मीटिंग को लेके उन्होंने कहा ठीक है नीतीश कुमार जी ने न्योता दिया, हमारे लोग चले गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ममता बनर्जी हमें वहां गाइड करेगी और ममता बनर्जी के विरुद्ध हम नहीं बोलेंगे। तो आप अंतरकलह देखिए क्या है, अंतरकलह ये। और वैसे कांग्रेस की पुरानी आदत है, उनकी कार्यकर्ताओं की हत्या हो, लोग कुछ भी करें, लेकिन इनके केंद्रीय नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। अधीर रंजन चौधरी कुछ थोड़ी ना है इनके लिए, वो तो एक परिवार, गांधी परिवार है, वो गांधी परिवार ही सब कुछ है, ये सब तो मोहरे होते हैं। प्रतिपक्ष का नेता बना दो, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि वो तो बेचारे चिल्ला रहे हैं कल पश्चिम बंगाल में बैठ के, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वहां पर हत्याएं हो रही है, और इन सारे दलों को जो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र में वहां जो हत्याएं हो रही हैं, और जिस ढंग से फार्म तक भरने नहीं दिया जा रहा है, तब इनको वहां पर जो है लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखाई पड़ रही है। ये केजरीवाल को नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ जितने दल वहां पर बैठे थे उनको दिखाई नहीं जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई पड़ रही। मणिपुर जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा शर्मा जी आपको। मैं बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए। आप बताइए ना, मणिपुर जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री विदेश में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। एक अरे मैं बता दूंगा आपको, एक एक जल्दी खत्म करिए। इसलिए कह रहा हूं कि इनको लोकतंत्र, इनको वहां लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने कहा कि वहां सब जो अपनी राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि इनको ये लग रहा है कि इस बार यदि हारे तो अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा अब हमारा, इसलिए वहां पर ये सारे भ्रष्टाचारी, ये आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की जनक इस देश में, वो जो है सब, जिनके दोनों मंत्री जेल में बैठे हुए, वो सब वहां पर बैठे हैं। और एक बात और कहकर समाप्त करूंगा, अध्यादेश संवैधानिक है, ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और ये कुछ भी कर लें केजरीवाल, और घूम घूम के कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट में जाएंगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी, और सदन में तो आप 20 सेकंड देना जल्दी से, 20 सेकंड तय रखिए अपने लिए। बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं है, जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि ऐसा कोई भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। ये जो अध्यादेश कहीं नहीं बोला है, झूठ बोलती है, बोलने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं बोला है, स्ट्रक्चर भारत जी से एक कागज लिखवा लीजिए, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा आप देखिए फौरन ये अध्यादेश को कैंसिल होगा। और ये जो कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने की, संविधान की हत्या करने की, पूरा देश देख रहा है। ओके रीना, एक सवाल आपसे और, एक सवाल और। खानी पड़ेगी रीना, एक सवाल और। आपको लगता है मोदी के सामने पीएम पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए? नहीं मानक जी, ये बिल्कुल भी नहीं, टीवी स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन नहीं हो सकता कि मोदी जी के सामने पीएम पद का वही पहले आप कहते थे ना कि अरविंद केजरीवाल ही हरा सकते हैं, आप ही बोलते थे। ये बिल्कुल चुनाव के बाद कौन कितनी सीट्स लेके आएगा उसके बाद ये निर्णय होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक टैक्टिक्स है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए मोदी वर्सेस हु। चुनाव में जाते हैं, देखते हैं जनता किसको क्या। ओके संजय जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको, टाइम खत्म हो रहा है। संजय जी, 2004 की स्थिति आ सकती है, बहुत सारे विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ पार्टियों से प्रीपोल अलायंस हो जाए और कुछ पार्टियों के साथ पोस्ट पोल अलायंस हो जाए, तो चेहरा ना भी हो, जैसे 2004 में कोई चेहरा नहीं था, इस बार उसी मॉडल से हम बीजेपी को हरा सकते हैं। क्या वो आपको 2004 वाली स्थिति दिखती है संजय जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चेहरा का होना बहुत जरूरी है या एसेंशियल है। जब तक आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक चेहरा लेके नहीं आएंगे तो आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं मानता, बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन पार्टियों के बीच अगर गठबंधन नहीं होगा तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, मान लीजिए दिल्ली में अगर हम कहें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बंगाल में ऐसा ही हो रहा है, और तमाम राज्यों में अगर पार्टियों के बीच में कोई तालमेल नहीं होगा, पार्टियों के बीच में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को रोक पाना इन पार्टियों के लिए आसान काम होगा। बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है बिल्कुल बीजेपी जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी जीत 2019 में हासिल की थी, लगभग ऐसी जीत वो 2024 में हासिल करेंगे।
अगर कोई गठबंधन नहीं हुआ तो गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन एसेंशियल है। आपको अगर बीजेपी के सीटों को नीचे लाना है, बीजेपी को के टैली को नीचे लाना, गठबंधन एसेंशियल है। बिना गठबंधन के कोई चुनाव ओके, टाइम बिल्कुल